मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक और नया मोड़ आ चुका है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले से ही तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वह अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। वह चुनाव चिन्ह को लेकर जंग लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी ज्यादा व्यस्त है। 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। वहीं एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है, दीपक केसरकर, उन्होंने भी यही बात की है कि जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो विपक्ष लगातार नई सरकार पर निशाना साध रहा है। बात की जाए यहाँ पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि ये सरकार लंबे वक्त तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि इस सरकार में दो ही लोग हैं जो मालिक बनकर बैठे हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और ऐसे में देखा जाए बाकी सभी आराम फरमा रहे हैं। वहीं शरद पवार ने भी कहा था कि 6 महीने तक ये सरकार नहीं टिकने वाली है। लेकिन इसी बीच देखा जाए अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सरकार से कई मामलों में भी बातचीत की है। वह अपील करते हुए नजर आए हैं। वह अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, ऐसे में वह किसानों की मदद के लिए नई सरकार से अपील करते हुए नजर आए हैं। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे पर निशाना भी साधा है। जीएसटी को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही साथ देखा जाए अजीत पवार की इन अपील पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने अपने बयानों में तमाम बातें रखी हैं। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे किसानों की मदद के लिए पूरी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र मुंबई में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में वह किसानों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। लेकिन अजीत पवार किस तरीके से अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर किए हैं, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जिस तरीके से महाराष्ट्र के उन्होंने अभी जो कल जो बहस छिड़ी है पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष का ये मुद्दा गलत है कि इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के यही पक्ष है जो राज्य सरकारों से जीएसटी काउंसिल में आते हैं और इसलिए उनको पार्लियामेंट में बैठ के ये कहने का हक नहीं है कि अगर प्राइस राइज हो रहा है तो जीएसटी में भी कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जीएसटी के बारे में अलग अलग स्टेट के जो जीएसटी काउंसिल रहती है, उसमें सब फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर रहते हैं और चीफ रहते हैं सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसमें मेजॉरिटी देश में स्टेट्स बीजेपी के पीछे है, बीजेपी के है, उनके ही है, उनके जो उनकी युति रहती है एनडीए की जो पार्टीज है उनके है, तो उसमें तो मेजॉरिटी के कारण वही डिसीजन लेते हैं। खाली कोरोना के वक्त हमारी जब मीटिंग होती थी वीसी पे होती थी जीएसटी काउंसिल की, तब कुछ समय के लिए जीएसटी समझो एम्बुलेंस के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, ये हमने कम करने की मांग की थी और सबने ये मुद्दा उठाया, तो तब उन्होंने सुना था। लेकिन बाकी बारे में खाली कहने के लिए जीएसटी काउंसिल है, मेजॉरिटी उनके पास है, इसीलिए वो सबका सुनते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसी फाइनल उनका डिसीजन होता है वही वो बताते हैं और खत्म करते हैं। 1 मिनिट, तसं नाहीये। मी कालच भाष्य केलं, कुठल्याही बाबतीमध्ये त्या संदर्भामध्ये बोलत असताना मी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं होतं की कुणीही म्हणजे
वेगवेगळ्या केंद्रातल्या एजन्सीज असतात, राज्यातल्या एजन्सीज असतात. त्यामध्ये प्रत्येकाला इन्क्वायरी, कुठल्याही नागरिकाची इन्क्वायरी करण्याचा अधिकार त्या एजन्सीला आहे. नियमाच्या कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसून फक्त करत असताना सूड भावनेने कुणी कुणावर ऍक्शन त्या ठिकाणी घेऊ नये. सूड भावनेने कुणी कुणावर त्या ठिकाणी ऍक्शन घेऊ नये. हे कालच मी वक्तव्य केलंय. आता वक्तव्य करून तुम्ही बोलत नाही, मला तर काही कळत नाही. बोलत नाही म्हणजे काय बोलायचं? मंत्रिमंडल का विस्तार 1 महीने होने के बाद भी नहीं हो रहा है. आप लगातार दौरा कर रहे हैं. महाराष्ट्र के भीतर जो परिस्थिति है, आपको कैसा लगता है? और खासकर आप लेकर जाने वाले हैं मंत्री को? मैं लेटर लेके जाने वाला हूं. ये विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के जिस एरिया में ज्यादा बरसात हुई और वहां बहुत लोगों का बाढ़ आने के बाद हमारे फार्मर्स का और वहां के मजदूर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, गांव का बहुत बड़ा नुकसान है, उसके बारे में मैं जा रहा हूं. लेकिन मेरा ये खुद का कहना है कि 1 महीना हो रहा है, ये क्यों उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार रोका है? तो शायद सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, उसका भी कारण हो सकता है. मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है. दूसरा, उनको उनके हाई कमांड की तरफ से ग्रीन सिग्नल जो आना चाहिए कि कितने लोग लेना चाहिए, कौन लेना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट किसके तरफ जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ उसके कारण कुछ डिले हो रहा है क्या ये समझना मुश्किल है. लेकिन सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश देख रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा. महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का जो नियम बनाया गया उसका उल्लंघन खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं. वो आप देख रहे हैं ना, 10 बजे के बाद वो तो स्पीच दे रहे हैं. मेरा इतना ही कहना है कि सीएम साहब, आप अभी मुख्यमंत्री हो. अगर ये जो कानून बनाया जाता है वो सबके लिए, उसका सबने उसकी अमलबजावनी करनी चाहिए, सबके लिए है वो. लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, वो गलत है. उनके तरफ तो ज्यादा ध्यान है लोगों का. जब हम चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के नाते जब लोगों में काम करते हैं तो हमने तो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देके नहीं, 10 बजने के लिए 5 मिनट कम होते हुए ही बंद करना चाहिए, क्योंकि वहां पुलिस डिपार्टमेंट रहता है. पुलिस डिपार्टमेंट भी प्रॉब्लम में आता है कि क्या करने का. फिर पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे इनका स्पीच चालू है तो उनके घड़ी में 9:50 में 50 मिनट दिखाना चाहिए क्या? नहीं, मेरे घड़ी में 9:50 ही हुए. ऐसा नहीं है. ठीक है, आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत लोग खुश है, आप भी खुश है, लोग भी खुश है, ऐसा आपको लगता है तो खाली 10 बजे ये सब बंद करो लाउड स्पीकर. बाकी तो आप पूरी रात आपने काम चालू किया तो भी हमें कुछ उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है. मैंने हास्यास्पद नहीं बताई. मैंने बताई इतने बड़े 2 लोगों की कैबिनेट चलती है महाराष्ट्र के लोगों का ये विषय लेने के लिए, ऐसा मैंने बताया. मेरे ख्याल से आज तक महाराष्ट्र 1960 में महाराष्ट्र की निर्मित हुई, पूरा विदर्भ मराठवाड़ा मिलके 1 मई को, तो तब से आज तक 2 की कैबिनेट कभी किसी ने नहीं देखी. लेकिन इनका बहुत अच्छा चल रहा है 2 की कैबिनेट. सरकारी सरकार में जिस तरह से फूट पड़ी, पहले शिवसेना टारगेट हुई, 40 से ज्यादा वहां से विधायक चले गए. अब कांग्रेस के 8 विधायकों को भी नोटिस दी गई उनकी पार्टी के अंतर्गत. लेकिन ऐसा नहीं लगा कि महाविकास आघाड़ी जिस तरह से विधायकों की दूरियां बनती जा रही है तो इसका कहीं ना कहीं असर अपोजिशन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा. लगातार कांग्रेस पे बीजेपी के लोगों की नहीं, उनके पार्टी में अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी है उसके बारे में क्या डिसीजन लेना है वो उनका अधिकार है. हम उसके बारे में बोल नहीं सकते. हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पार्टी ने अगर हमारे विधायकों के बारे में कोई डिसीजन लिया तो वो पार्टी का अधिकार है.
वो पूरा उनके हाथ में रहता ही है। क्रॉस वोटिंग खास करके एमएलसी चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के कई विधायकों ने की थी, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे विधायकों को अगर महाविकास अघाड़ी में उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखो, क्रॉस वोटिंग हुई है, ये आप कैसे देख सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई? हम जब जाते हैं अंदर वोट देने के लिए तो हम दिखा नहीं सकते, या हम शूटिंग नहीं कर सकते, या फोटो नहीं निकाल सकते। यह भी आपको पता है। राज्यसभा में हमने वोट देने के बाद हमें वहां जो भी हमारा प्रतिनिधि रहता है पार्टी का, उनको दिखाना पड़ता है और फिर हम वो पेटी में डाल देते हैं। तो वो तो सबने देखा है। कांग्रेस के विधायकों का वोट कांग्रेस के प्रतिनिधि ने देखा है, एनसीपी का हमारे प्रतिनिधि देखा है, बीजेपी शिवसेना। खाली इंडिपेंडेंट को वोट दिखाने का अधिकार नहीं था तो उन्होंने नहीं दिखाया। ईडी की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? संजय राउत पर हुई और आज अब किरीट सोमैया का एक पत्र फिर जारी हुआ है कि अब आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अजीत पवार विपक्ष के यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं, अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो अजीत पवार ने अपनी नाराजगी को संजय राउत की गिरफ्तारी पर भी जाहिर किया था कि आखिरकार ईडी बार बार उनके घर क्यों पहुंच रही है छापेमारी के लिए। आप कितना सहमत हैं अजीत पवार के इन बयानों से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।